बात याद रखना कि इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि यूएस में अगर तुम देखोगी तो यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक ना। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो हेड है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद तुम्हारा प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल है और हेड ऑफ द स्टेट होता है। अच्छा, हेड ऑफ द स्टेट का मतलब तुम लोग क्या समझती हो? क्या स्टेट के बारे में मैं बोल रही हूँ? नहीं, ये भी हेड, हाँ ये भी स्टेट में आएगा। जैसे यूनियन ऑफ द स्टेट, हम लोग जब डिफिनेशन पढ़ते हैं अपना तो क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ द स्टेट। स्टेट को भी कंट्री बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को हम लोग हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलेंगे और प्रेसिडेंट को हम लोग हेड ऑफ द स्टेट बोलेंगे। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है और जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल हेड है। और इतना याद रखना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट नॉमिनल सिर्फ नाम का हेड होता है और हेड ऑफ द स्टेट होता है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल हेड होता है, वो रियल हेड होता है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम लोग। आ जाओ, थोड़ा चेंज करके लाई हूं मैं अगले बार से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आर्टिकल 74 क्या बोलता है? ये आर्टिकल 74 बहुत आएगा, तुम देखना। देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। अच्छी सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या है कि तुम्हारा क्या बोला जा रहा है? आर्टिकल 74 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार रही हूँ, उसको याद कर लो एग्जाम में। यहाँ पे क्या बोल रहा कि अगर ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये प्राइम मिनिस्टर और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये लोग क्या करता है? प्रेसिडेंट को क्या करता है? असिस्ट करता है, हेल्प करता है और एडवाइस देता है, ठीक है, या फिर एड भी देता है। एड का मतलब भी वही हेल्प होता है। एड, असिस्ट एंड एडवाइस किसको देता है? प्रेसिडेंट को। कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 74, ठीक है। देयर विल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। आर्टिकल 70 में बोला गया, 74 में बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जिसको लीड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जिसको लीड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। और ये जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये दोनों मिलकर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पीएम मिलकर, दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। मिल के क्या करेंगे तो मैं बता, मिल के तुमको क्या करेंगे? एडवाइस देंगे। किसको एडवाइस देंगे भाई? काम करने के लिए, तुमको ये काम करना है, ये पॉलिसी करना है, किसको? प्रेसिडेंट। तो कौन सा आर्टिकल में बोला गया? ये एग्जाम में कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? तो आर्टिकल 74 में बोला गया। आर्टिकल 74 में क्या बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जिसको लीड कौन करेगा? जिसको हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को एडवाइस और असिस्ट करेंगे। ये आर्टिकल 74 में लिखा गया है। आर्टिकल 75 ए में क्या लिखा गया है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ए पे मत पढ़ना, अभी मैं इसको वहां क्लियर पढ़ाऊंगा। ये 75 लिखा, द प्राइम मिनिस्टर इज ए सेलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। Prime Minister is selected by the President and their other minister are appointed by the President on the Prime Minister's suggestion. Prime Minister को अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? पीएम। पीएम को अपॉइंट कौन करता है? तो पीएम को जो अपॉइंट जो है ना वो प्रेसिडेंट करता है। ये तुम लोगों को पता होगा कि पीएम को अपॉइंट कौन करता है? तो पीएम को अपॉइंट जो है ना प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अच्छे, प्रेसिडेंट करते। उसके बाद जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, जो अदर मिनिस्टर होते हैं, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो या अदर मिनिस्टर हो गए, ठीक है। जो अदर मिनिस्टर होते हैं ना उनको कौन अपॉइंटमेंट करता है? तो प्राइम मिनिस्टर हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, सबको कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। लेकिन उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए एडवाइस कौन देता है? मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करने के लिए एडवाइस प्राइम मिनिस्टर देता है। प्राइम मिनिस्टर के सजेशन से ही, प्राइम मिनिस्टर के सजेशन से ही तुम्हारा प्रेसिडेंट जो है मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करते हैं।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 12 लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ये नेट में भी आता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो मिनिस्टर को भी अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन किसके बोलने पे अपॉइंटमेंट करता है, किसके एडवाइस पे करता है, तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात देखो, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाउस ऑफ पीपल किसको बोलते हैं, लोकसभा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेरी बात सुनो, क्या आता है क्वेश्चन कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो कुछ भी काम करेंगे ना तो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। मान लो कि तुम अपने घर में कोई काम करती हो, ठीक है ना, तो तुम अपने जैसे आफरीन अपने हस्बैंड को रिस्पॉन्सिबल होगी कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब अगर कोई एक्टिविटी कर रही है कुछ नया, तुम अपने हस्बैंड को रिस्पॉन्सिबल हो, आज की अपने मम्मी पापा को रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। तो इसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अगर कुछ भी करती है ना तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके सामने आके, कलेक्टिवली हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के सामने आके बोल रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब एक और बात सुनो, ये वाला कि व्हेन नो, ठीक है ना, व्हेन नो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ, व्हेन नो पार्टी होल्ड ए क्लियर मेजोरिटी, अगर कोई पार्टी ने क्लियर मेजोरिटी नहीं लाया किसी भी, अभी मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है, द लोकसभा में the president has the authority to use personal discretion selecting and appointing the prime minister। सुनो यहाँ का मैं स्टोरी बता रही हूँ, ये स्टोरी दो तरीका से, एक तो पॉल्यूशन गवर्नमेंट में भी स्टोरी बनेगा ये, और एक ऐसे भी बनेगा। देखो एक तुम्हारा क्या होगा कि तुमको 273 मेजोरिटी लाना है, तब जाके आप लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, ठीक है ना। 200 नहीं 200 में कर रही हूँ, ठीक ना, 200 कर 200 मेजोरिटी लाने से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, लोकसभा में आपकी गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। जो लाएगा तो 200 जो लाएगा उसका गवर्नमेंट आएगा, ये वाला क्राइटेरिया सेट कर दिया गया, ठीक है। मान लो कि बीजेपी और कांग्रेस ये लोग दो बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी ने लाया, बीजेपी, ये दोनों तरीका से पढ़ते हैं, पॉल्यूशन में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी होगा, बीजेपी, ठीक है, और तुम्हारा हो गया कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस, दोनों ने क्या किया, इन्होंने भी 100 लाया और इन्होंने भी 100 लाया, क्या होगा, तो टाई हो गया, तो क्या होगा, तब यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना पर्सनल डिस्क्रिएशन, यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना क्रिएशन पावर यूज करता है ना, डिस्क्रिएशन पावर यूज करता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलेगा, जिसको मन करेगा उसको, आइए पहले आपका नंबर, आप बनाइए अपना गवर्नमेंट, देखिए अगर आपका बनना तो आप बनिए, फिर उसको चांस मिलेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है कि अगर किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता है लोकसभा में, ठीक है ना, तब प्रेसिडेंट को ये पावर दिया जाता है, ऑथोरिटी दिया जाता है कि आप अपना पर्सनल डिस्क्रिएशन यूज कीजिए, ठीक है। या फिर कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनता है और वहां पर भी तुमको नहीं समझ में आता कि किसको बनाए, ठीक है, तो वहां पर भी तुमको क्या करता है प्रेसिडेंट का तुम्हारा डिस्क्रिएशन अपना यूज करता है, मतलब तुमको ऐसे याद करना है कि जब इलेक्शन होता है, अगर कोई का भी क्लियर मेजोरिटी नहीं आया है ना, कोई भी इतना नंबर नहीं ला पाया 200, तब यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो जिस पार्टी को बोलेगी कि पहले आइए आप अपना मेजोरिटी प्रूव करके देखिए, मान लो बीजेपी को बोला, तो बीजेपी जो और दूसरा पार्टी है ना उसको आके बोलेगी कि आइए आप मेरे साथ कॉल्यूशन बना लीजिए, आइए आपने पहले भी अब प्रेसिडेंट का मर्जी की बीजेपी को बुलाए या कांग्रेस को बुलाए, तो हो सके वो बीजेपी को बुलाए, तो बीजेपी आएगा और सब पार्टी जो छोटा पार्टी है उन लोगों को बोलेगी आइए आप मेरा में ऐड हो जाइए। अब जब छोटा पार्टी इसमें ऐड हो जाएगा आके, तो ये तो प्रेसिडेंट बन गया ना, कि प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, इसकी पार्टी तो मेजोरिटी ले ली। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है कि अपना क्रिएशन पावर यूज करो। ये इंडिया में कब हुआ था, पहला बार क्रिएशन वाज एक्सरसाइज, पहला बार डिस्क्रिएशन कब यूज किया गया था, पहला बार 1979 में, फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, 1979 में जब नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, जब नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट थे ना, उस वक्त इंडिया में क्या हुआ था, कोई भी पार्टी ने मेजोरिटी क्लियर नहीं दिखाया था, तब यहाँ पे नीलम संजीवा रेड्डी ने क्या किया था, पहली बार 1979 में डिस्क्रिएशन पावर को यूज किया गया था इंडिया में प्रेसिडेंट के थ्रू। इन्होंने बोला चरण सिंह को, सबसे पहले चरण सिंह आइए आप अपना कॉल्यूशन बनाइए। कॉल्यूशन का मतलब मान लिया कि अगर तुम्हारा कांग्रेस होगा,
ठीक है ना। जनता पार्टी था, जनता पार्टी था, कांग्रेस था, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले नीलम संजय रेड्डी बोला क्या ये जनता पार्टी आप आके बनाइए, अपना पॉल्यूशन बनाइए। तो ये जितना छोटा छोटा पार्टी रहेगा ना उसको आके बोलेगा आइए मेरा में ऐड हो जाइए। अगर वो लोग ऐड हो जाते हैं तो ये तो जीत गया, इसको मेजोरिटी मिल गया। तो इस पहली बार नीलम संजीवा रेड्डी ने डिस्क्रिएशंस को यूज किया था इंडिया में 1979 में, और इसके थ्रू डिस्क्रिएशंस के थ्रू चरण सिंह जो है उन्होंने अपना पॉल्यूशन गवर्नमेंट बनाया था, और चरण सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए इस तरह से। उसके बाद सुनो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है। सुप्रीम कोर्ट 1997 में, हाई कोर्ट भी बोलती है लेकिन हाई कोर्ट वाला नहीं लाई हूं मैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, एक पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मान लो कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, मान लो कि तुम्हारा कोई भी पीएम बनेगा, मान लो कि नरेंद्र मोदी, मान लो कि राहुल गांधी, ये लोग दोनों का नाम में रखें। इन लोगों को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद या प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कुछ भी इनको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। मान लो कि तुम्हारा राहुल गांधी, ठीक है ना, ये पीएम बन जाते हैं और ये कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है ना, ये कोई ना, ये लोकसभा के मेंबर है ना ही राज्यसभा का मेंबर है। तब बोला गया, सुप्रीम कोर्ट बोले हैं, तब पीएम को जल्द से जल्द 6 मंथ के अंदर या उनको किसी भी हाउस में ही शुड बिकम ए मेंबर ऑफ द इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा चाहे वो राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि मान लो कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, अगर कोई पर्सन प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, मान लो कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो ना तो लोकसभा का मेंबर है और ना ही राज्यसभा का मेंबर है, तब उनको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि आपके पास ये क्वेश्चन पूछता है कितना दिन का टाइम दिया जाता है, तो 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि जल्द से जल्द आपको, है ना, जल्द से जल्द आपको मेंबर बनना पड़ेगा, या तो राज्यसभा का बनिए तो लोकसभा का, ठीक है। तो अब तुम्हारा जब इलेक्शन होगा तो वो कोई एक मेंबर बनेंगे, या तो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। वहीं से भी देखो, या तो राज्यसभा का बनो या लोकसभा का, लेकिन बनना पड़ेगा ना, तो आपका फिर हार जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया ना कि तुमको प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद लोकसभा या राज्यसभा का कोई एक हाउस का मेंबर होना है। अगर आप नहीं है और आप प्राइम मिनिस्टर बन गए ना, आपने लोकसभा का पार्टी जीत गया, आपने लोकसभा का इलेक्शन जीत गया और आप मेंबर नहीं है ना तो लोकसभा का ना तो राज्यसभा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ के अंदर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है, बनना पड़ेगा, या लोकसभा का बनना पड़ेगा, तभी जाके आपका कंटिन्यू। ये बात याद रखना। अब बात ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ पहले कि जितना भी प्राइम मिनिस्टर होता है ना सब लोकसभा से ही होता है, लोकसभा का मेंबर रहता है, लेकिन ऐसा कौन प्राइम मिनिस्टर है जो राज्यसभा का मेंबर रहा है, प्राइम मिनिस्टर बना है, इंदिरा गांधी राज्यसभा का, मतलब ये प्राइम मिनिस्टर बन गई, ठीक है। अब देखो, अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गई, ये कोई हाउस का मेंबर ही नहीं, तो आप बोलो अब ये क्या करेगी, अब तो ये लोकसभा का नहीं बन पाएगी क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन 5 साल पे होगा। तभी इन्होंने राज्यसभा का इलेक्शन लड़ा और ये जीत जाती है तो राज्यसभा का मेंबर बन जाती है। उसी तरह एचडी देवगौड़ा भी राज्यसभा का मेंबर थे तो प्राइम मिनिस्टर बने। उसी तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह भी ना राज्यसभा का मेंबर थे, राज्यसभा का प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। ये 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो राज्यसभा के मेंबर थे और प्राइम मिनिस्टर थे, याद रखना। कौन कौन, इंदिरा गांधी, एचडी देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन। उसके बाद सेकंड कंडीशन सुनो। सेकंड सिचुएशन क्या है, यहाँ पर भी प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिएशन पावर को यूज करता। मान लो कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, सडनली प्राइम मिनिस्टर डेड हो गया, जैसे कि तुम्हारा इंदिरा गांधी जब पीएम थी ना, उनको 1984 में मार दिया गया था। अब सुनो, इनको तो मार दिया गया है ना, अब इनको मार दिया गया तो अंडर आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है कि प्रेसिडेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। ये प्रेसिडेंट को पावर दिया गया। अगर सडनली तुम्हारा पीएम का डेड हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करेगी। और ये कब हुआ था, जब 30 अक्टूबर 1984 में यहाँ पर भी प्रेसिडेंट को डिस्क्रिएशन पावर दिया गया, अपना मर्जी से चूज करेगा, है ना। 31 अक्टूबर 1984 में जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एसेनेटेड किया गया था, कत्ल किया गया था, उनके बॉडीगार्ड, देखो हर बॉडीगार्ड, उनके बॉडीगार्ड के थ्रू, तब उस टाइम जेल सिंह थे प्रेसिडेंट, है ना, जेल सिंह प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने क्या किया था, राजीव गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये बात याद रख, जब तुम्हारा
अगर कोई प्रेसिडेंट का सडनली डेथ हो जाता है, वहां पर जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट किया जाएगा, वो प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि वो चूज करे, है ना, प्राइम मिनिस्टर चूज करे। तो यहाँ पे उस वक्त जब इंदिरा गांधी का जब डेट हुआ था, तो जेल सिंह थे, जेल सिंह यानी जेल सिंह जो थे ना, वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने राजीव गांधी को अपॉइंटमेंट किया था। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तुम्हारा ये पढ़ेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या है, पीएम बनने के लिए तुमको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहली बात भाई, तुमको 25 ईयर्स तो एज होना चाहिए। अब यहाँ पर भी तुम्हें एक और बात मैं बताऊंगी। उसके बाद हिंदुस्तान का सिटीजन होना चाहिए। अब उसके बाद क्या बोला, ही मस्ट मेंबर ऑफ द इधर ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना हर हाल में। मान लो अगर आप नहीं रहते हैं, है ना, अगर आप नहीं बनेंगे तो आपको शुड ए मेंबर ऑफ द एनी हाउस विद इन 6 मंथ। आपको 6 मंथ के अंदर किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइम मिनिस्टर्स को किसी भी हाउस का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितना दिन दिया जाता है, तो 6 मंथ दिया जाता है। अब उसके बाद बनो, अगर मान लो अगर तुम लोकसभा का मेंबर बनने जा रही हो, अगर तुम लोकसभा का मेंबर बनने जा रही हो, है ना, तो तुमको तुम्हारा एज कम से कम 25 ईयर होना चाहिए। लेकिन अगर तुम राज्यसभा के लिए मेंबर बनने जा रही हो, है ना, कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है और राज्यसभा का मेंबर भी बनना है, तो तुम्हारा कम से कम एज 30 ईयर एज होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का एज क्या है, 30 ईयर, और लोकसभा का एज क्या है बनने के लिए, 25 ईयर। प्रेसिडेंट क्या है, अब प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये तो पीएम बन गया। अब इसको अब इसको क्या करना है, इसको दोनों हाउस में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना है। अगर ये लोकसभा का मेंबर नहीं रहा, ठीक है ना, तो इसको राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। अब राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए इसका एज कम से कम 30 ईयर होना चाहिए, तभी ये राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, ये बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे आओ कि प्रेसिडेंट जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर को ऑथ दिलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्राइम मिनिस्टर को ऑथ कौन दिलाता है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को ऑथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट दिलाता है। तो यहाँ पे रामनाथ कोविंद है, जो कि जवाहरलाल नेहरू को क्या करे, ओथ दिला रहे। उसके बाद द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स। अभी को मेरी बात सुनो, हम लोगों के माइंड में एक बात चलता है, प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक बैठते। अगर तुम किसी से पूछोगी ना, अगर तुम किसी से पूछोगी जो नहीं जानता है, जो नहीं जानता है, तुम अगर उसे पूछोगी ना, अच्छा बताओ तो प्राइम मिनिस्टर कितने साल के लिए, तो वो पता है क्या बोलेगा, पक्का बोलेगा 5 साल। ये बात तो तुम सही बोली, 5 साल, लेकिन वो फिक्स टर्म नहीं होता है। इंडिया का इंडिया का जो गेम है ना, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं, कोई वो ऐसी है कि हाँ 5 साल तक रहेगा। वो देखो, द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ फिक्स टर्म। अगर मैं इसका रीजन भी बताऊंगी क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मैं बता रही हूँ, आ जाओ। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स है। ओ डबल हो गया, ये डबल हो गया, है ना। अब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, सुनो। द प्राइम मिनिस्टर, अच्छा प्राइम मिनिस्टर कहाँ का जाता है, प्राइम मिनिस्टर जाके बैठता कहाँ नहीं था, क्योंकि लोकसभा में बैठता है। ठीक है, याद रखना। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज द मेजोरिटी सपोर्ट द लोकसभा। जब तक का लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर का मेजोरिटी है, तब तक का प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं हटा सकता। जहां मेजोरिटी लूज हुआ, he कैन नॉट बी डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट। बोला जब तक का उसके पास मेजोरिटी है, उसको प्रेसिडेंट डिसमिस नहीं कर सकता। जब तक का प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास लोकसभा में मेजोरिटी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, देखो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, हम लोग क्या करते हैं, एक पर अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, है ना। अब वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, जाके इसे बीजेपी कहते हैं, बीजेपी में जाके मिल गया, है ना, मिल गया। अब वो लोग जो रहता है, वो लोग जाके प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में सपोर्ट करता है, अपना मेजोरिटी देता है। लेकिन हो सके उन लोगों के माइंड में ये बात आ जाए कि हमको अपना पार्टी चेंज करना है, हम अब ना जीपी में नहीं रहेंगे, अब हमको कांग्रेस में जाना है। तो यहाँ से तो उसका पार्टी तुम्हारा मेजोरिटी खत्म हो गया। अब मेजोरिटी जब तुम्हारा खत्म होगा, तो प्राइम मिनिस्टर का पावर खत्म, ठीक है। लेकिन जब तक मेजोरिटी है लोकसभा में, तब तक का प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट डिसमिस नहीं कर सकता। लेकिन इन द केस ऑफ द लूज ऑफ कॉन्फिडेंस मेजोरिटी इन द लोकसभा, अगर प्राइम मिनिस्टर का मेजोरिटी खत्म हुआ, लूज हुआ, तो पीएम को रिजाइन देना होगा और ये प्रेसिडेंट उसको हटा देगा। अगर मेजोरिटी तुम्हारा लूज हो जाता है, मान लो कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, मैं बता रही हूँ, पीएम है, इसको क्या होता है, हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आके थोड़ा मंत्री लोग अपना आके देता है वोट, ठीक है ना, पीएम को दे दिया। और लोकसभा में सभी मंत्री रहता है ना, पीएम को आके सपोर्ट, ठीक है। पीएम इसलिए बैठा क्योंकि उसको ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है, उसको ज्यादा लोगों ने अपना वोट लाके दिया।
लेकिन हो सके इतना लोग बोले कि नहीं हम हार जा रहे हैं, हम पीएम को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंट मोशन लगेगा। नो कॉन्फिडेंट मोशन लगेगा तो प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी खत्म है, कुर्सी खत्म हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा, अब प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर की जो भी सैलरी होती है, जो भी अलाउंस होती है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अब यहाँ पे आ जाओ, पीएम जो है ना प्राइम मिनिस्टर, ये रिकमेंडेशंस करती है, किसको रिकमेंडेशन करती है? प्रेसिडेंट को, वो मिनिस्टर्स को चूज करे। देखो यहाँ पर ना पिक्चर दिख नहीं रही होगा, यहाँ पे नरेंद्र मोदी है और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अभी मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाऊंगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करेंगे कि भाई आप किसी मिनिस्टर को, उसके बाद पोर्टफोलियो मिनिस्टर, तुम लोग पोर्टफोलियो मिनिस्टर का नाम जानती हो? पोर्टफोलियो मिनिस्टर जिसको मंत्री दिया जाता है, मंत्री, जैसे किसी को हेल्थ मिनिस्टर, किसी को तुम्हारा क्या नाम है एग्रीकल्चर मिनिस्टर, है ना, उसको बोला था पोर्टफोलियो मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो पोर्टफोलियो मिनिस्टर को भी अपॉइंट करवाते। चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, ये कैबिनेट का चेयरमैन होता है, कैबिनेट कैबिनेट जो होता है ना उसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड ओवर द कैबिनेट सेशन एज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट का सेशन को प्रिसाइड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उसका चेयरमैन ही प्राइम मिनिस्टर है। If there is a significant difference of opinion among the member, he has the authority to the enforce his decision. मान लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में कोई पॉलिसी बन रही है, और वो पॉलिसी सारे मिनिस्टर के बीच में, कुछ मिनिस्टर कुछ बोल रहा, कुछ मिनिस्टर कुछ बोल रहा, कुछ मिनिस्टर कुछ बोल रहा, कुछ मिनिस्टर, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन चलेगा। द पीएम कैन आस्क फॉर द रिजिग्नेशन एनी मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को रिजिग्नेशन के लिए पूछ सकता है, बोल सकता है कि तुमको रिजिग्नेशन दे दो। अगर प्राइम मिनिस्टर को नहीं ठीक लगा कि हाँ वो, मान लो कि जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर क्या लाया, वक्फ लाया, अभी लाया वक्फ बिल, ठीक है ना, तो मान लो कि बीजेपी का जितना मिनिस्टर है सब हामी भर रहा, ठीक है ना, और एक मिनिस्टर जो है ना वो बोला नहीं मुझे नहीं पसंद है वक्फ, ठीक है, मुझे नहीं पसंद है, तो यहाँ पे मिनिस्टर क्या करेगा? बोलेगा चलो भाई तुम रिजाइन दो और निकलो यहाँ से, बोल देगा। ये पावर किसको दिया गया है? पीएम को। पीएम क्या करता है? मिनिस्टर को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं। अगर फिर प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देना होगा, एक मिनट, इफ द, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दे, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दे अपने ऑफिस से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये किसके ऊपर खड़ी हुई है? पीएम के ऊपर। अब जब पीएम ही हट जाएगा, ये तो भी हट जाएगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म। याद रखना, अगर पीएम जो है रिजाइन दे देगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाए, कोलैप्स, या प्राइम मिनिस्टर डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। आर्टिकल 78 में क्या बोला गया है? द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे दो बात मैं पढ़ाऊंगी, देखो यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा ये कोई लॉ आया, ठीक ना, कोई लॉ आया, कोई पॉलिसी आई और पार्लियामेंट में उसके बारे में डिस्कस हुआ ना, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस हुआ ना, तो जो भी कम्युनिकेशन हुआ ना, वो कम्युनिकेशन को जाके प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर बता दी, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में कम्युनिकेशन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कोई पॉलिसी लाती है, कोई बिल लाती है, उसके बारे में जाके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताती है, ये आर्टिकल 78 में। और ये मैं कल भी पढ़ाई थी ये वाला, कि अगर कोई मान लो कि पार्लियामेंट में कोई पॉलिसी आई, कोई लॉ आया, कोई कोई कानून, कोई किसी भी तरह का बात हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर जाके प्रेसिडेंट को बताती ऐसे 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 लॉ आया, ये हुआ वो हुआ, इंफॉर्मेशन देती है, आर्टिकल 78 के। अब यहाँ मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर कर दूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाऊंगी तो वहां भी पढ़ाऊंगी। ये दो आर्टिकल तुम लोगों को पढ़ना है। आर्टिकल 74 के बारे में मैं बताऊंगी। देखो आर्टिकल 74 में मैं क्या बोली तुम लोग को, अभी मैं उधर पढ़ाई कि आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, मैं पढ़ाई थी ना उधर, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करती है? एड एंड एडवाइस देती है, किसको? प्रेसिडेंट को। मान लो कि प्रेसिडेंट को कोई पॉलिसी पे काम करना है, उस पर एडवाइस कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना। देखो मैं तुम लोगों को कल 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ाई थी,
उसके ऊपर मत जाना, मैं उसको बाद में पढ़ाऊंगी ना। अभी तुम लोगों को 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ना है इसके बिहाफ में। 24 आर्टिकल 24 आर्टिकल में क्या बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो प्रेसिडेंट को एडवाइस और एड देती है। रट लो कौन से आर्टिकल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देती है, तो आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सुनो, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1920 इसको इंदिरा गांधी लाए इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग 24 के बाद फिर ये वाला एक्ट लाती, ठीक ना। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1920, इसमें इन्होंने क्या बोला, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसका होता है, पीएम का ही होता है, अभी हम बताएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है कोई पॉलिसी में, कोई अमेंडमेंट में, किसी चीज में भी अगर एडवाइस दे रही है, ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट को वो मानना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट को लिए ऑब्लिगेटरी है वो बात। किसी भी पॉलिसी, किसी भी बिल से रिलेटिव अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है तो प्रेसिडेंट को उसको मानना पड़ेगा, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली बॉन्ड है, ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1926 में बोला गया कि देखो यहाँ पे तुमको तीन चीज याद करना है, स्टोरी जैसा कि आर्टिकल 74 बोलती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देगी, लेकिन फिर एड एंड एडवाइस देगी, लेकिन ये एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट मानेगा, तब मानेगा ही मानेगा, हर हाल में मानेगा, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला है। ये बात किसमें बोला गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1926 में बोला गया कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड कर दे या कोई एडवाइस दे दे, प्रेसिडेंट को हर हाल में मानना है, उसके लिए वो बात ऑब्लिगेट हो जाएगा, उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड हो जाएगा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेट या कॉन्स्टिट्यूशनली बॉन्ड, हर हाल में प्रेसिडेंट को वो बात मानना ही पड़ेगा। ये कौन सा ऑब्लिगेट या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड, इस कौन सा अमेंडमेंट में है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1926। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, उसको मानना ही पड़ेगा। ये कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया है, ऑब्लिगेट, तो 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1926। ठीक है, अब इधर आ जाओ, कल वाला जो था ना वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो इसके साथ नहीं देगा, वो अलग स्टोरी, उसको मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद जब इंदिरा गांधी यहाँ पे बहुत करता पावर को, तो अब इंदिरा गांधी ने जो गलती किया ना उसको सुधार करने के लिए आया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया। ठीक है, इसमें बोला गया कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देती है तो प्रेसिडेंट क्या करेगी, द प्रेसिडेंट में वन सेंड द एडवाइस बैक फॉर रिकंसिडरेशन, एक बार प्रेसिडेंट को ये पावर देगा, सिर्फ एक मर्तबा प्रेसिडेंट ना इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वापस कर देगी कि आपने जो एडवाइस दिया ना एक बार उस पर आप रिकंसिडरेशन कीजिए। रिकंसिडरेशन का मतलब होता है फिर से गौर और फिक्र करना। ठीक है, एक बार आप अपने एड एंड एडवाइस पे फिर से गौर एंड फिक्र कीजिए। तो एक बात याद रखना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस देना प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेट अगर पूछे तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन अगर ये पूछे कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करी प्रेसिडेंट को और वो रिकंसिडरेशन कर पा रही है तो ये कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया है, तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1928। तो 42 अमेंडमेंट 1928 में यहाँ पे गलती सही किया गया था, जो इंदिरा गांधी गलती की थी ना उसी को यहाँ पे सही किया गया कि नहीं, प्रेसिडेंट को दम ही मजबूर नहीं करना है, उनको एक बार मौका देंगे कि आप इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वापस रिटर्न कर दीजिए, कि एक बार आप अपने एडवाइस पे, अपने डिसीजन पर रिकंसिडरेशन कीजिए, और अगर वो दोबारा भेजते हैं तब प्रेसिडेंट को हर हाल में उसको मानना ही पड़ेगा, उस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा, तब उसके बाद उसके लिए ऑब्लिगेट है, लेकिन पहले वो रिकंसिडरेशन। तो रिकंसिडरेशन किससे जुड़ा हुआ है, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, लेकिन ऑब्लिगेट या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, 1926 से। ये वाला क्लियर हुआ, बताओ पहले तुम दोनों बताओ मुझे। अंजल ये आसवीन, हेलो, हाँ बोलो, क्लियर हुआ जी, ओके आ जाओ। अब ये वाला तुम याद करना, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, ठीक है ना, याद करते रहना। अंजलि, आरती को मैं नहीं बोली क्योंकि आरती एग्जाम दी है तो अभी थोड़ा अभी फ्री है, लेकिन तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है, मैं 2 महीने बाद एग्जाम है। द पीएम इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस,
पीएम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ रहे, वो लोकसभा का लीडर होता है, ठीक है। अच्छा, मैं उस दिन पढ़ाई थी तो तुम वीडियो देखी होगी, वीडियो में था कि जो प्रेसिडेंट है ना वो क्या करता है, प्रेसिडेंट जो है ना वो क्या करता है, पार्लियामेंट सेशन को समन करता है, समन। मैं उस दिन पढ़ाई थी कि समन करता है, तुम वीडियो देखी होगी तो देखी होगी कि मैं पढ़ाई थी कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है ना पार्लियामेंट के सेशन को समन करता है या प्रोवोक करता है, लेकिन किसके बोलने पे करता है, वो है प्राइम मिनिस्टर। ये एडवाइस देता है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को कि आप सेशन को समन कीजिए या प्रोगिंग कीजिए या समनिंग कीजिए। ये एडवाइस कौन देता है, अगले एग्जाम में क्वेश्चन आए, जो सेशन प्राइम प्रेसिडेंट समन करता है या प्रोग करता है वो किसके एडवाइस पे करता है, तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। अच्छे, ही हैज द ऑथोरिटी टू रिकमेंडेड। अच्छे, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो रिकमेंडेट करता है किसको, प्रेसिडेंट को, कि लोकसभा को डिसॉल्व कर। देखो लोकसभा डिसॉल्व होता है, राज्यसभा, एक मेरी बात सुनिए, एक है राज्यसभा एक है लोकसभा। राज्यसभा जो है ये परमानेंट बॉडी, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, लोकसभा डिसॉल्व होती है, लेकिन इसको डिसॉल्व कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट भी किसके बोलने पे करता है, एनी टाइम कर सकता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेड पे ही कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ कुछ और जो प्राइम मिनिस्टर का काम है, द पीएम इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। पीएम नीति आयोग का चेयरमैन होता है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का भी चेयरमैन होता है। नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल एंड इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स एंड इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन होता है। यूनियन गवर्नमेंट का चीफ स्पोकमैन होता है। बस ज्यादा नहीं, खत्म हो गया, खत्म। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ, आज का ये जो टॉपिक है ना ये काउंसिल, पीएम पढ़ चुके हम लोग, पीएम पढ़ चुके, अब हम लोग को पढ़ना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आ जाओ। हाँ, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा कि हम लोग जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए हैं ये पैटर्न किससे मैच खाता है। हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लिए ये पैटर्न कैसे मैच खाता है, सिंपल, यूके से ब्रिटेन के पैटर्न से लिए। कैसे, देखो यहाँ यूके में जो प्राइम मिनिस्टर है ना पीएम, वो इंडिया के पीएम के जैसा है, ठीक है। यूके में जो मोनार्क है ना, क्राउन है, क्राउन, अभी तो क्राउन है ना, क्राउन है ना, इंडिया के प्रेसिडेंट की जैसा पावर है। ये बोला मैं तुम लोगों को कॉम्पिटेटिव में कराऊंगी, बहुत अच्छे थे, मेरे पास नोट्स बना हुआ है। पीएम और यहाँ का पीएम का पावर सेम है, यहाँ का क्राउन का जो पावर है वही प्रेसिडेंट को पावर दिया। तो हम लोग कौन सा पैटर्न को फॉलो किए, हम लोग ब्रिटेन पैटर्न या यूके के पैटर्न को फॉलो किया ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिटेल नहीं लिखा हुआ है, ये बात सुन लो, लेकिन आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो प्रेसिडेंट को एडवाइजर एड करे, ठीक है ना। अब प्रेसिडेंट क्या करेगी, उसी अकॉर्डिंग काम करेगी, ठीक है। अब वही वाला बात जो मैं उधर पढ़ाई हूँ, ये वही वाला बात आ गया, ये वही वाला बात आ गया कि आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज। अभी मैं इधर बोले पढ़ाई हूँ कि आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को क्या करेगी, एड देगी एंड एडवाइस देगी, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेटरी बन जाएगी, तुमको मानना ही मानना है, तो ये कौन सा अमेंडमेंट के अंदर आएगी, ऑब्लिगेटरी की तुमको मानना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात को तुमको मानना ही मानना, उनके एडवाइस को मानना है। ये कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1926 में। लेकिन अगर बोले कि नहीं रिकॉन्सिडरेशन, ठीक है, तो ये कौन सा अमेंडमेंट में आ जाएगा, रिकंसिडरेशन के बारे में बोला जाएगा कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई एडवाइस देती है और प्रेसिडेंट बोलेगी कि भाई आप एक बार जो आपने एडवाइस दिया है ना उस पर एक बार रिकंसिडरेशन कर लीजिए, तो ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू बोला गया था, तो 44 अमेंडमेंट एक्ट 1928 में बोला गया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोला, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताते हैं ना, तो सबसे पहले तुम्हारा जो बीच में होगा ना वो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे करीब है, जो सबसे करीब है, इसको बोला जाता है तुम्हारा कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है ना, तो जैसे हो गया तुम्हारा सेंट्रल मिनिस्टर, जैसे कि तुम्हारा राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग तुम्हारा कैबिनेट मिनिस्टर है।
अब कैबिनेट मिनिस्टर के बाद कुछ मिनिस्टर होते हैं जिसको बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ना, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब ये बात है कि इनको भी मंत्री दी जाती है, इनको भी मंत्रिमंडल दी जाएगी, ठीक है ना। इनको कौन सा मंत्रिमंडल दी जाएगी, जैसे इनको दे दिया जाएगा एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हारा कपड़ा वाला मिनिस्ट्री दे दिया जाएगा कि तुम ये संभालो, है ना, ये सब मिनिस्ट्री। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जब जो भी काम करेंगे ना, जो भी काम करेंगे, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लोग जो भी काम करेंगे ना, ये डायरेक्ट लाके पार्लियामेंट के सामने लाके रखेंगे, ठीक है। ये किसी को आगे नहीं देंगे, जैसे प्रेसिडेंट को आके सबमिट नहीं करेंगे कि प्रेसिडेंट आप लीजिए, आप मेरे बिहाफ में नहीं, ये लोग खुद से जाके पार्लियामेंट में जाके सबमिट करते हैं कि ये मेरा रिपोर्ट है। जैसे मान लो कि कोई एग्रीकल्चर में मिनिस्टर है, तो उसका जो भी रिपोर्ट होगा तो वो जाके खुद पार्लियामेंट में जाके रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा मिनिस्टर को हम लोग बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट और इंडिपेंडेंट चार्ज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। फिर कुछ होता है डिप्टी मिनिस्टर। तो डिप्टी मिनिस्टर उसको बोलते हैं जो नया नया आया, जैसे जो अभी नया नया तुम्हारा जिसको नरेंद्र मोदी लिया होगा, है ना, जो न्यू जिसको भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसको यहाँ हम लास्ट वाला में रखें, ठीक है। यही सब मिला के जो बनता है ना, यही सब मिल के जो बना ना, इसी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते, ठीक है ना। यही को क्या बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक जो तुम्हारा पीएम दम सेंटर में रहेगा, उसके बाद तुम्हारा कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, कैबिनेट के बाद तुम्हारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वाला मिनिस्टर रहेंगे, जो भी काम होगा जाके डायरेक्ट पार्लियामेंट में अपना सबमिट करेंगे। उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर वो होते हैं जिसको नया नया लिया, जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ होगा तो उसमें तुम्हारे बहुत सारे मिनिस्टर बने होंगे, तो उसमें नरेंद्र मोदी बहुत सारे न्यू भी मिनिस्टर लिए होंगे, तो जो न्यू बनेंगे ना मिनिस्टर, उनको डिप्टी मिनिस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। अब यही सब जो पूरा सर्कल मिला के बोलेंगे ना, इसी को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, क्या बोला गया, यहाँ देखो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, इसको रटना है बिकॉज ये नेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस है, और ये तुम्हारा एमपीपीएससी का भी क्वेश्चन है। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में बोला गया कि सुन लीजिए, मान लो कि बीजेपी जीता, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, बीजेपी जीता, तो बीजेपी लोकसभा से बोला कि 15% ही लोकसभा के स्ट्रेंथ से, लोकसभा में कितना मेंबर होता है तुम्हारा, 545 मेंबर होता है, तो आप 545 में से सिर्फ 15% मेंबर को ही आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं, बोला गया, ठीक है। आप सिर्फ लोकसभा के स्ट्रेंथ से, जितना लोकसभा का मेंबर है, ठीक है ना, आप उसमें से सिर्फ 15% मेंबर, 15% बोल रही हूँ, देखो पर्सन, 15% मेंबर को ही सिर्फ आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए मिनिस्टर चाहिए तो आप लोकसभा से सिर्फ 15% ही ले सकते हैं। तो इसको अगर तुम ऐसे 15% को तोड़ोगी ऐसे करके, है ना, पर्सन वाला 100 नीचे आ जाएगा, और लोकसभा में मेंबर कितना, 545, ऐसे करके तुम करोगी, यानी 81 ही मेंबर तुम्हारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रह सकते, से ज्यादा नहीं, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे आता है, सुन, एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन कैसे आए मैं बता रही हूँ। कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया है कि, कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया है कि सिर्फ 15% से ही आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते, लोकसभा में से सिर्फ आप 15% मेंबर को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रख सकते हैं। कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया है, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 पे बोला गया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना है, लोकसभा से मेंबर लेना है, लोकसभा से मिनिस्टर लेना है, तो सिर्फ 15% ही ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि कितना परसेंट हम मिनिस्टर बना सकते हैं, कितना परसेंट प्राइम मिनिस्टर जो है
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले सकता है लोकसभा से, तो 15%। ये भी मैं हाईलाइट इसलिए की हूँ कि क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आया कि नहीं आया? एक तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बोला गया कि आप सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए जो मिनिस्टर लेंगे सिर्फ 15% ही ले सकते, उससे ज्यादा नहीं। लोकसभा की स्ट्रेंथ से सिर्फ 15% ले सकते, उससे ज्यादा नहीं। अब एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आया हुआ है, 15% वाला तो बहुत बार आया हुआ है नीट में, लेकिन जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये नेट में भी आया है और एमपीपीएससी में भी आया है, तो दोनों याद रखो। मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी दे दूंगी, तुम लोग कर लेना। यहाँ पे क्या बोला कि जो इनर सर्किल है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जब जो बड़ा वाला सर्किल तो इसके अंदर सब आ जाएगा तुम्हारा। हैंडल इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो किसको दिया जाता है तुमको? जो तुम्हारा कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर, ये सब याद नहीं करना, खाली समझना है, ठीक है ना। ये जो तुम्हारा मिनिस्टर होते हैं ना, ये कैबिनेट मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मतलब सॉरी, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो, तो ये लोग ना पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर अगर कोई पॉलिसी बनाएगी या डिसीजन लेगी उसमें हेल्प करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। और इसका हेड कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर। जैसे सेंटर में कौन है, सबसे ज्यादा पावर किसको दिया गया? पीएम। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स को पावर दिया है, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दिया गया है, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर्स को दिया गया, ऐसे करके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन इसमें से तुमको बस यही पूछेगा कि 91st कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मिनिस्टर 50% कर दिया है? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। या फिर तुमसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि लोकसभा में कितने मिनिस्टर्स को कम से कम हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं लोकसभा से? 50%। अब ये वाला याद करना है, आ जाओ। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 75 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ओहो सॉरी 75 आर्टिकल है। 75 आर्टिकल में क्या बोला गया है? कुछ प्रोविजन दिया गया जो हम लोग पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड कुछ प्रोविजन दिया गया। 21 में क्या बोला गया? देखो 1-2 करके याद नहीं करना, बस ऐसे याद कर लो, फिर बस याद रखना कि हाँ ये 75 का ही सारा आर्टिकल है। 1-1 में लिख के ला दी हूँ खाली। 71 में क्या बोला गया है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है ना, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू। आर्टिकल 75(1) में बोला गया है कि प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, और अदर मिनिस्टर को भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, लेकिन किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस। ठीक है, ये मैं अभी पहले भी पढ़ाई हूँ। आर्टिकल 71 क्या बोलता है? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वही, उन मिनिस्टर को भी अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस। ये आर्टिकल 75(1) में बोला। इसके बाद आ जाओ, आर्टिकल 75(1) के अंदर ए आएगा, ठीक है ना। कुछ जब एक्सटेंशन होता है ना तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब वही वाला, वही अब जो मैं आगे पढ़ाई, ठीक है ना, ये एक लैंटर से तो मुझे लाना पड़ा। टोटल मेंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड पीएम शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ टोटल स्टेट ऑफ द लोकसभा। बोला गया प्राइम मिनिस्टर जो है लोकसभा से 50% से ज्यादा मेंबर नहीं ले सकते, 50% से ज्यादा मेंबर नहीं ले सकते हैं। ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद वही में 1, देखो अभी 1 ही चला, 1A फिर 1। आर्टिकल 71B, आर्टिकल 71B में क्या बोला गया? दल बदल कानून से नहीं होगी, एग्जाम में आया भी था क्वेश्चन, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैं क्वेश्चन सेंड करूँ, क्वेश्चन का लेकर आऊंगी ना तो सॉल्व करवाऊंगी, ज्यादा लेकर नहीं आऊंगी, बस खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आऊंगी। जैसे प्रेसिडेंट का बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका में कुछ कम ही क्वेश्चन ना हो, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ, अब यहाँ पे समझो, अगर किसी पीएम, अगर किसी एमपी का डिस्क्वालीफाई होता है, ठीक है, 10 शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई कैसे होगा? अगर तुम्हारा दल बदल कानून, मतलब अगर कोई इस पार्टी में है फिर वो बोला मैं उस पार्टी में जाऊंगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक दूसरा तुम्हारा कि अगर वो गलत तरीके से एमपी बना है, उसका वोट नहीं आया उतना, वो झूठ मूठ का बोल के आके एमपी बन गया, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
लेकिन अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है ना, उस पे अगर 10 शेड्यूल लगता है तो डिस्क्वालीफाई फ्रॉम बीइंग द अपॉइंटमेंट एज ए मिनिस्टर। अगर एमपी हट जाता है, गलत तरीके से एमपी बना है ना, तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा। पहले तो वो एमपी बना, ठीक है ना, पहले एमपी बनता है। देखो पहले तो वो लोकसभा का बन जाता है मेंबर, है ना, पहले वो लोकसभा का मेंबर बनता है, उसके बाद ना प्राइम मिनिस्टर आके लोकसभा से आके अपना मिनिस्टर चूज करती है। पहले तो वो क्या करता है, पहले तो लोकसभा का मेंबर बन जाता है, फिर पीएम आता है और लोकसभा में से 50% को चूज करता है अपने मिनिस्टर के लिए, है ना, काउंसिलर मिनिस्टर के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर किसी कोई एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाता है और वो मिनिस्टर भी है, काउंसिलर मिनिस्टर का मेंबर भी है, तो वो मिनिस्टर भी हट जाएगा। अगर वो एमपी हटा, वो एमपी डिस्क्वालीफाई हुआ, तो वो मिनिस्टर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मान लो कि ये लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा से कोई ए पर्सन है, ये क्या बना, ये लोकसभा का मेंबर है ना, बना मेंबर, एमपी बना, तो इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। अब इसको प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ले लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ले लिया। फिर पता चला कि इसने क्या किया है, इसने ना गलत तरीके से इलेक्शन जीता, या इस पे कोई डिफेक्शन लॉ लग गया, है ना, इनको क्या किया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जब ये इसको एमपी से डिस्क्वालीफाई किया गया ना, तो ये मिनिस्टर से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा आर्टिकल में, कौन सा अमेंडमेंट में बोला गया, वही वाला में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, वही जो ये वाला है ना, वही सेम है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 72 आ गया। देखो अब इसके बाद तुम्हारा ये वाला है 2, ए और बी खत्म, तो मैं इरेज कर दी, थोड़ा गंदा टाइप का। देखो बोल रहे कि मिनिस्टर जो है अपने पोस्ट पर कब तक रहेंगे, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक आप प्रेसिडेंट के प्लेजर में, तब तक वो अपने पोस्ट पे रहेंगे। मिनिस्टर, काउंसिलर मिनिस्टर के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, काउंसिलर मिनिस्टर ही पढ़ा रही हूँ। विच इफेक्टिवली मीन्स एट विल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जब तक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होगा तब तक वो रहेंगे। यानी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कब तक है, जब तक प्रेसिडेंट प्लेजर, जब तक नो कॉन्फिडेंट मोशन नहीं लगे तब तक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है ना, और तब तक का तुम्हारा ये भी है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलेंगे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पे हम लोग प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग क्या बोलेंगे कि मिनिस्टर कब तक अपना ऑफिस में रहेगा, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। आर्टिकल 75(3) में क्या बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ काम करती है ना, सीओएम कुछ काम करती है, तो उसको आके लोकसभा को आके रिस्पॉन्सिबल होना होगा, ठीक है, बोलना पड़ेगा कि मैं ये काम क्यों किया, ये पॉलिसी क्यों लाया। आर्टिकल 75(4) बिफोर द इंक्रिंग, यह मेरी बात सुनो एक बात, अभी मैं तुम लोगों को क्या पढ़ाई थी, अभी मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी, अच्छा बोल बात है, बढ़िया समझ। इन लोगों को औत कौन दिलाता है, औत, अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गए है ना, मतलब कि तुम्हारा लोगों को मंत्रिमंडल मिल गया, कोई को कपड़ा वाला मंत्री मिल गया, किसी को एग्रीकल्चर मंत्री मिल गया, किसी वाला मंत्री, कैसे मंत्री मिलता है, ठीक है ना, बढ़ता डिस्ट्रीब्यूट। अब इन मंत्री को औत कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट दिलाएगा। ये कौन सा शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिलाएगा, तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो है मंत्री को क्या किया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑथ दिलाएगा। ऑथ मतलब क्या, ऑथ या सिक्योरिटी कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट में। कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 75(4) में ही लिखा है। इतना डीपली 4 नहीं पूछेगा, लेकिन मैं ऐसे ला दी तो ऐसे माइंड में खाली याद रखना सारा 75 में। 75(5) एक मिनिस्टर हु इज नॉट मेंबर ऑफ द ईदर हाउस, वही प्राइम मिनिस्टर बात हो गया। अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मिनिस्टर बन जाता है, मान लो कि नरेंद्र मोदी किसी को ऐसे कोई पर्सन है, कोई पर्सन को नरेंद्र मोदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना लिया, है ना, और वो कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना तो वो हाउस ऑफ, ना वो लोकसभा का मेंबर, ना राज्यसभा का मेंबर। इनको बोला जाता है कि 6 मंथ के आपके पास टाइम है, आप जल्दी से जल्दी है ना मेंबर बनिए। अगर आप नहीं बनते हैं मेंबर, तो आपका जो मिनिस्ट्री है उसको सीज कर दी जाएगी, आपका पीरियड खत्म कर। 25(6) में क्या बोला गया है कि इनकी जो सैलरी होती है, इनकी जो अलाउंस होती है मिनिस्टर को, वो पार्लियामेंट डिटरमाइन। आर्टिकल 25 में क्या बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होगी, वही वाला मैं अभी पढ़ाई हूँ तुम लोगों, ऐसा बात नहीं, यहाँ खाली थोड़ा बढ़ा दिया। प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होगा प्रेसिडेंट, कम्युनिकेशन टू द प्रेसिडेंट ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मान लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई डिसीजन लेता है, यहाँ मैं थोड़ा बढ़ा के लाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई डिसीजन ले रहा है ना, यूनियन से रिलेटेड,
तो प्रेसिडेंट जाके इंफॉर्मेशन देगी, किसको इंफॉर्मेशन देगी? प्रेसिडेंट को। ये पीएम का ड्यूटी है। दूसरा ड्यूटी क्या है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज द प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन या लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट को अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए यूनियन या प्रेसिडेंट को कोई किसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर से मांग सकता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मंत्री, कोई एक मंत्री ना अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक मंत्री, देख लो कोई इंडिविजुअल मंत्री कोई मैटर पे डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है, ठीक ना, डिसीजन लेता है और वो डिसीजन लेता है तो प्रेसिडेंट यहाँ पे आके बोलेगा उस मिनिस्टर को कि जाइए आपने जो किया है ना काउंसिल से कंसल्टेशन करवाइए। मतलब मान लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक मंत्री है, ठीक है ना, उसने कोई डिसीजन लिया, उसने बोला ये इल लॉ आएगा, ठीक है ना, उसने ये डिसीजन लिया तो प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट आके मंत्री को बोलेगा कि आपने अकेला ये डिसीजन लिया, पहले जाइए आप काउंसिल से इसको जाके कंसिडरेशन करवाइए, कंसल्टेशन, बट नॉट येट कंसिडरेशन बाय द काउंसिल। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है ना इसको बोल रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिस्टर था उसने क्या किया, अपने काउंसिल से नहीं पूछा, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछा, अकेला ही लिया आया, अपना इंडिविजुअल डिसीजन से ही लिया आया। तब प्रेसिडेंट यहाँ पे आके बोलेगा कि आपने जो लॉ लाया, आपने जो बिल लाया ना उसको रिकंसिडरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर